In case of retirement, our next adjustment is revaluation of assets and reassessment of liabilities। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, फिर रिटायरमेंट एडमिशन में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, सेम यहाँ पे भी हमने, ठीक है ना, क्या करना है, जो पार्टनर हमारा रिटायर होके जा रहा है, ठीक है, उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्योंकि जिस टाइम उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की थी, मान लो कि उन्होंने पार्टनरशिप 2001 में शुरू की थी और आज 2020 है, इन 20 सालों में, ठीक है, उनके जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे रिवैल्यूड, वो चेंज हो गए होंगे। मान लो कि जो उनकी बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें जो उनकी बिल्डिंग दिखा रखी है 2000 में, उन्होंने वही बिल्डिंग जो थी ना, वो सिर्फ 1 लाख की खरीदी थी। आज उसी बिल्डिंग की कीमत जो है वो 50 लाख हो गई है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या करना है, इस लैंड की रिवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, उसको 50 लाख के अकॉर्डिंग टू लिखना है, और जो जा रहा है हमारा पार्टनर, उसको इसका बेनिफिट देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये जो एसेट हैं, ठीक है, इन सभी में उस पार्टनर का भी शेयर है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एसेट ऑफ फर्म आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटी आर reassessed with the purpose that retiring partner does not benefit or lose, ठीक है, ना तो वो बेनिफिट में रह जाए, लाइबिलिटी देनी थी उसने, उसे देनी नहीं पड़ी, वो पहले ही चला गया, ठीक है, ना ही वो लूज़ करे अपने बेनिफिट को, ठीक है। जैसे कि अब हमने बिल्डिंग की एग्जांपल ली है, बिल्डिंग जब उन्होंने खरीदी थी तो 1 लाख की थी, ठीक है, आज वो 50 लाख की हो गई है, ठीक है, तो इसमें 49 लाख में उसका भी शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो उसे नुकसान हो ना फ़ायदा हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, पर हम तो बैलेंस शीट में एज इट इज़ ही रखते हैं उसे, ठीक है। टू गिव इफेक्ट टू चेंज इन वैल्यूज़, वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें हम ऑल एसेट्स को क्या करते हैं, रिवैल्यूड करते हैं, और ऑल लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, रीअसेस करते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर इन द सेम मैनर इन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जैसे बनाया था एडमिशन में, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। और इसमें अब क्या क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमने ये बनाना सीखा था जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थे एडमिशन, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, ठीक है, वो बनता कैसे है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें डेबिट हम क्या करते हैं, ऑल एक्स, क्योंकि ये P&L है तो P&L में नॉमिनल के रूल्स लगेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना क्या है, ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड करके, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा कोई एसेट, इसमें हमने गिन के सिर्फ 4-6 आइटम्स ही रखनी हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपका कोई एसेट है, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ गई है, आपकी ना जो आपकी प्रॉपर्टी थी, मान लो आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग हमने खरीदी थी सिर्फ 1 लाख की, आज उसकी वैल्यू बढ़ के 4 लाख हो गई है, ठीक है। तो इससे हमें बेनिफिट हो गया, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा हमें, ठीक है। तो अगर इंक्रीज़ इन एसेट है, हमारा कोई एसेट बढ़ गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज़ इन एसेट है, अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई है, हमारी 4 लाख की थी, ठीक है ना, फर्नीचर, आज फर्नीचर कम होके डेप्रिसिएट हो गया है, घस गया है, उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 3 लाख रह गई है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई एसेट कम होता है तो वो बिज़नेस में क्या है, लॉस है, ठीक है, उतना हमें क्या पड़ जाएगा, घाटा पड़ जाएगा, इन
फ्यूचर, ठीक है। और इसी तरह से ही अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, आपने किसी को पैसे देने थे, किसी एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, ठीक है, और टाइमली आप उसके पैसे नहीं दे पाए, अब उसने क्या कर दिया है, आपके ऊपर और ज़्यादा चार्जेस लगा दिए हैं। वो कहता है कि जैसे आपने पहले 1000 देने थे, वो कहता है नहीं आप मुझे ना 1500 रुपये दो, ठीक है ना, 500 रुपये और दो, ज़्यादा दो, ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका हमें क्या होता है, नुकसान होता है। तो इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, ठीक है, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, आपने किसी के पैसे देने थे, आप पहले ही क्रेडिटर के पास पहुंच गए हो, उसने खुश होकर आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो वो आपका क्या होगा, इनकम होगा, आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, आपकी ना कोई संपत्ति थी, कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, किसी जगह पड़ी है आपकी प्रॉपर्टी, जो आपने सोचा कि ये तो बस बंजर ज़मीन है, किसी काम की है नहीं है, ये बिकेगी नहीं, और आप इसे ना अपनी प्रॉपर्टी में इंक्लूड ही नहीं करते कभी, ठीक है। पर वो जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ओन कर लिया, गवर्नमेंट ने ले ली है, और गवर्नमेंट आपको उसके बदले में 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट था, अभी रिकॉर्ड में आया है, ये हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा, हमारी प्रॉपर्टी जो हमें पता ही नहीं थी कि 10 लाख की है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने किसी के पैसे देने थे, हम भूल गए, ठीक है, वो पर्सन हमें रास्ते में मिला, कह रहा है जी हाँ जी हमारे पैसे दो, ठीक है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड ऐसे ही हमारी लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है, खर्चा होगा। तो इसी तरह से अगर आपकी इनकम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक्सपेंस कम है, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, हमें गेन, ठीक है। आपने गेन ही लिखना है, प्रॉफिट नहीं लिखना, क्योंकि एसेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, गेन कमाते हैं, ठीक है। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने देना किसे है, गेन ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है, ठीक है। अब जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, मान लो ए जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये भी लेके जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी कि 1 लाख की बिल्डिंग थी, आज वो 50 लाख की हो गई है, तो 49 का बेनिफिट का जो शेयर है वो ए को भी मिलना चाहिए, ठीक है। और ये किस रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो में ही मिलेगा, क्योंकि ये किसको देना है, ए को भी देना है, और ओल्ड रेशो में ए भी बीच में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, रिवैल्यूड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी जर्नल एंट्रीज भी वैसे ही सेम हैं। जब हमारा एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, जब वो बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पर इस टाइम पे हम कोई एसेट खरीद नहीं रहे, ठीक है, जैसे कि हम एंट्री पास करते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख, ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, फर्नीचर आ गया हमारे पास एसेट, 2 पैसे चले गए हैं, ठीक है। पर इस केस में पैसे नहीं जा रहे, हम तो जस्ट अपनी बैलेंस शीट में उनको रिवैल्यूड कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बुक में, हमारी बैलेंस शीट में उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कैश नहीं हमारी जेब से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, रिवैल्यूएशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एसेट अगर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, अगर डेप्रिसिएट हो जाता है, लॉस हो जाता है उसे, ठीक है, तो एसेट को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। हम एंट्री क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन टू एसेट, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कोई एसेट बेचा नहीं, जस्ट रिवैल्यूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज़, अगर हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो हमने उसे क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। सेम वे अगर
आपका, ठीक है ना, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा उसका भी, ठीक है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, पार्टनर्स जो होते हैं हमारे बिजनेस के, वो इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की, ठीक है, और जो कैपिटल होती है वो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स को जो देना है वो क्रेडिट करना है, जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट कर देना है, ठीक है। इन द सेम वे अब हमने पार्टनर्स को जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो दे देना है, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर पार्टनर से लेना है तो हमने क्या कर देना है, उसे डेबिट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स फोर्थ आ जाएंगी, एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, इसकी भी सेम एडजस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, जो हमारा पार्टनर है, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी और एसेट साइड लिखी हुई है। लायबिलिटी साइड जो है हमारी, ठीक है, उसमें हमने जनरल रिजर्व लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पे अपना P&L का प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, और इसी तरह से हमने P&L का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में, जैसे कि जनरल रिजर्व पड़े हैं 30,000 के, ठीक है। अब ये 30,000 कैसे लिए, A B C तीन पार्टनर रेशो 1:1 है, तो इट मीन्स 10,000 A ने दिया, 10 B ने दिया, 10 C ने दिया, ठीक है, अपने शेयर में से निकाल के, तभी हमने 30,000 लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो A है वो जा रहा है, जाते हुए इसके जितने भी ये रिजर्व में जो प्रॉफिट में इसका शेयर पड़ा है वो हमने इसे दे देना है। इसी तरह से ही एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट और लॉस पड़ा है वो भी आपने उसे दे देना है जाते हुए, ठीक है। और किस रेशो में देना है, ओल्ड रेशो में। इफ़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एनी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स, दे आर ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, सभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। कौन सी, जो ओल्ड है, द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये किस साइड करना है, क्रेडिट साइड, क्योंकि जो भी चीज़ हमने पार्टनर्स को देनी होती है उनके अकाउंट में प्लस करनी होती है, उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। अब इसमें जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट है जो हमारा, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट है, तो वो हमने पार्टनर से लेना होता है, ठीक है। द सेम वे जैसे हमने पार्टनर को देने वाली चीज़ क्रेडिट करनी है, लेने वाली हमने क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करके दिखा रखी है, जर्नल रिजर्व, P&L, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, किसको दे दे रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। और अगर कोई लॉस है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो आपने पार्टनर से ले लेने हैं, तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देना है, और P&L को और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, XYZ 3 पार्टनर हैं, रेशो है 3:1, Z रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म, ऑन द डेट ऑफ Z रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर, ठीक है, फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट कर रहे हैं बुक्स में। यहाँ पे हम अगर बैलेंस शीट बनाएं, ठीक है, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हमारे कितने दिखा रखे हैं, 90,000 के हैं, ठीक है। P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, हमें लॉस है, ठीक है, कितना है, 15,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ पैसा रखा जाता है, ठीक है, और फिर बाद में जब वो रिटायर होके जा रहे होते हैं उनको लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ की ही सैलरी से निकाल के रखा जाता है, तो ये पैसे के ऊपर आपके पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता, ठीक है, और पार्टनर्स को इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है, अब आगे वो चाहिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल
जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, ये हमने अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट में से निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, और इसलिए ये हमने जाते हुए जो पार्टनर हमारा रिटायर होके जा रहा है उसे दे देने हैं, ठीक है, मतलब सभी में बांट देने हैं, बाकी जो ऑल पार्टनर्स है सभी को दे देना है ओल्ड रेशो में, ठीक है। और ये जो हमने एसेट है, ठीक है, जो हमारा लॉस है वो उससे ले लेना है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जर्नल एंट्री पास कर रखी है, जनरल रिजर्व 90,000 के थे, तीनों को दे दिए किस रेशो में, जो उनकी ओल्ड रेशो है, क्या है ओल्ड रेशो 3:1 में, ठीक है। तो एक्स को कितना मिला 45,000, ठीक है, बी वाई को कितना मिला 30 और जेड को 15,000। ये क्रेडिट किया है क्योंकि उनके अकाउंट में क्या हो गया है, ये प्लस हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है P&L का लॉस, ये हमने उनसे मंगवाना है पार्टनर से, ठीक है, तो ये हमने उनका अकाउंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, डेबिट कर देना है उनके अकाउंट में से, ठीक है। तो ये डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशो से। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, जो पार्टनर के हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स के प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टनर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो हम उससे पैसे दे देंगे, ठीक है ना, कोई क्लेम अराइज हो गया, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई पार्टनर्स के साथ, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयज़ के साथ, तो हम इसमें से पैसा निकाल के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पैसा निकाल के उनको दे देंगे, ठीक है। बट इन केस कोई क्लेम अराइज ना हुआ, ठीक है, तो फिर हम उनमें से उन्हें कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना, और सारे का सारा पैसा ये जो है 12 का 12,000 किनका है, XYZ का है और उन्हीं को मिल जाएगा, ठीक है। किस रेशो में दे देना है, ओल्ड रेशो में दे देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद बता रखा है कि ABC 3 पार्टनर हैं, आर इक्वल पार्टनर, इक्वल का मतलब तीनों की रेशो इक्वल हैं, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व 40,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम उनके 40,000 के जर्नल रिजर्व पड़े थे, ठीक है, वो उन्होंने देने हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब पैसे 40,000 अब हमारा जो पार्टनर है, ठीक है, B पार्टनर जो है वो जा रहा है, जाते हुए वो अपना प्रॉफिट जो है वो लेके जाएगा कितना, B when 25% ऑफ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब इसका 25%, ठीक है, 40,000 का 25% कितना हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 तो हमने क्या सोचा है, क्या एग्री किया सभी ने मिलके कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है, बाकी जो बच गया 30,000 को किन को बांट देना है, अपने ओल्ड पार्टनर्स को बांट देना है, ठीक है। ये तो थे हमारे सारे ही शॉर्ट एडजस्टमेंट्स। अब हम इसके बाद करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन।